हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट एनालिसिस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 3 फरवरी 2022 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इन करंट अफेयर्स के साथ साथ आज हम पुराने करंट अफेयर्स को भी कवर करेंगे और उनके साथ स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चंस को कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को इन तक आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके आगे आने वाले हर एक एग्जाम के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो वीडियो को इन तक देखिएगा। अगर सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल करंट एनालिसिस को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार किस रक्षा बल में महिला फाइटर पायलटों को अस्थायी रूप से शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, बात करें महिला फाइटर पायलटों को किस रक्षा बल में अस्थायी रूप से शामिल किया जाएगा, तो दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय वायुसेना में महिला फाइटर पायलटों को अस्थायी रूप से शामिल किया जाएगा। दोस्तों, और डिटेल की बात करें तो यह घोषणा कब की गई थी, तो दोस्तों याद रखिएगा, इसकी घोषणा 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में घोषणा की गई थी कि महिला फाइटर पायलटों को भारतीय वायुसेना में अस्थायी रूप से शामिल किया जाएगा। और दोस्तों, 2016 में प्रायोगिक योजना लागू होने के बाद 16 महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। याद रखिएगा, 2016 में प्रायोगिक योजना लागू होने के बाद 16 महिलाओं को फाइटर पायलट के रूप में नियुक्त किया गया था। और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, दोस्तों याद रखिएगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जून 2022 में महिला कैंडिडेट पहले बैच को शामिल करने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के द्वारा जून 2022 में महिला कैंडिडेटों को पहले बैच के शामिल करने के लिए तैयार हो गई हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के बारे में दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करें तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 7 दिसंबर 1954 को। कब हुई थी? अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी नेशनल डिफेंस एकेडमी की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, दोस्तों याद रखिएगा, 7 दिसंबर 1954 को नेशनल डिफेंस एकेडमी की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। और इसका मोटो क्या है? तो सेवा परमो धर्मा इसका मोटो हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, आपके एग्जाम में कई बार मोटो पूछे भी जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, नेशनल डिफेंस एकेडमी का मोटो क्या है? सेवा परमो धर्मा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी की। चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों, बात करें आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों कब मनाया जाता है? या 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। अब दोस्तों बात करें 2 फरवरी 2022 के आर्द्रभूमि दिवस की थीम क्या थी, दोस्तों याद रखिएगा, क्या थी? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। आर्द्रभूमि दिवस की 2022 की थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये 2022 की थीम थी। कब की? 2022 की थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। दोस्तों, आर्द्रभूमि दिवस पहली बार कब मनाया गया था, तो यह भी याद रखिएगा, 1997 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस पहली बार मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्रालय ने दवाओं की होम डिलीवरी हेतु किस योजना को शुरू किया है। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय की तरफ से दवाओं की होम डिलीवरी हेतु एक योजना शुरू की गई है। तो उस योजना का क्या नाम है? दोस्तों, सेहत योजना। रक्षा मंत्रालय की तरफ से सेहत योजना चलाई गई है। और दोस्तों, प्रेजेंट टाइम में हमारे रक्षा मंत्री कौन हो जाते हैं? राजनाथ सिंह जी, जिनके द्वारा यह योजना चलाई गई है। कौन सी? सेहत योजना, याद रखिएगा। और यह योजना किस लिए है? तो दवाओं की होम डिलीवरी हेतु यह योजना शुरू की गई है। दोस्तों, बात करें इस योजना के उद्देश्य क्या हैं, दोस्तों याद रखिएगा, इस योजना का उद्देश्य यह था कि जो सैनिक सेवानिवृत्त सैनिक हैं या सेवारत सैनिक कर्मी हैं, उनको दवाइयों की होम डिलीवरी शुरू की जाए। इसका उद्देश्य यही था कि जो सेना में कार्य कर रहे हैं सैन्य कर्मी हमारे, और जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं सैनिक, उनको बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए उनको दवाइयों की होम डिलीवरी शुरू की जाए, उनके लिए यह योजना चालू की गई है। और दोस्तों, दिल्ली में ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाएं लेने वाले सेवानिवृत्त सैनिकों और सेवारत सैन्य कर्मियों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी शुरू की गई है। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों बात करें रक्षा खुफिया एजेंसी, जो कि डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी कहते हैं उसको, उसके नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा, किसे नियुक्त किया गया है नए प्रमुख के रूप में? GAV रेड्डी जी को डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? GAV रेड्डी जी को। दोस्तों बात करते हैं डिटेल में, तो लेफ्टिनेंट जनरल
GAV रेड्डी को रक्षा खुफिया एजेंसी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसका स्थान लिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता, तो याद रखिएगा लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों जी का स्थान लिया किसने, GAV रेड्डी जी ने। ये डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख हो जाते हैं। और किसका स्थान लिया है, तो KJS ढिल्लों जी का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंटोनियो कोस्टा पुनः किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों बात करें एंटोनियो कोस्टा की, तो ये किस देश के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, तो दोस्तों पुर्तगाल के ये पुनः राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। कौन, एंटोनियो कोस्टा। दोस्तों ये 26 नवंबर 2015 को पुर्तगाल के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत थे और तब से लगातार ये एंटोनियो कोस्टा देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं पुर्तगाल के। दोस्तों पुर्तगाल की कैपिटल की बात करें तो पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन। और मुद्रा क्या चलती है पुर्तगाल में, तो यूरो चलती है। और राष्ट्रपति वहाँ के कौन हो जाते हैं, तो मार्सेलो रिबेलो डी सोसा वहाँ के राष्ट्रपति हो जाते हैं पुर्तगाल के। और प्रधानमंत्री पुर्तगाल की बात करें तो एंटोनियो कोस्टा जी हो जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों बात करें पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया है। अब दोस्तों बात करें पंडित जसराज जी की, तो ये कौन हो जाते हैं, तो ये भारतीय शास्त्रीय गायक हो जाते हैं। ये प्रसिद्ध एक भारतीय शास्त्रीय गायक हैं जिनकी 92वीं जयंती, याद रखिएगा कब, 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया है। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जसराज जी की, जो कि भारतीय शास्त्रीय गायक हो जाते हैं, उनकी 92वीं जयंती के अवसर पर पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया। अब दोस्तों बात करें पंडित जसराज जी के कुछ डिटेल की, तो दोस्तों याद रखिएगा पंडित जसराज जी भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हो जाते हैं। ये शास्त्रीय गायकों में से एक माने जाते हैं पंडित जसराज जी। और इन्हें पद्म विभूषण से 2000 में नवाजा गया था। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, 1987 में, याद रखिएगा। और पद्मश्री से 1975 में नवाजा गया था। और लता मंगेशकर पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, क्योंकि आपके एग्जाम में किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है पंडित जसराज जी से। तो हम हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाले संभव प्रश्न को कवर करते हुए चल रहे हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं पंडित जसराज जी के बारे में। तो दोस्तों ये भारत के क्या हो जाते हैं, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायकों में से एक थे, याद रखिएगा। और पद्म विभूषण कब मिला था इन्हें, तो 2000 में इन्हें पद्म विभूषण से नवाजा गया था। और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1987 में दिया गया था। और पद्मश्री से 1975 में। और लता मंगेशकर पुरस्कार से भी इन्हें नवाजा गया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2022 के अनुसार भारत अन्य देशों को विकास सहायता के रूप में कितने करोड़ रुपए की सहायता करेगा। दोस्तों कितने रुपए की सहायता करेगा, तो याद रखिएगा 6292 करोड़ रुपए की अन्य देशों की विकास के लिए भारत के द्वारा सहायता की जाएगी। याद रखिएगा अन्य देशों को भारत के द्वारा विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, तो 6292 करोड़। अब दोस्तों बात करते हैं किन देशों को कितनी विकास सहायता के रूप में भारत के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो दोस्तों अफगानिस्तान को 200 करोड़ की विकास सहायता प्रदान की जाएगी भारत की तरफ से। और भूटान को 2266 करोड़ की। और नेपाल को 750 करोड़ की। और म्यांमार को 600 करोड़। और मालदीव को 360 करोड़ की। बांग्लादेश को 300 करोड़। और श्रीलंका को 200 करोड़। और अफ्रीकी देशों को 250 करोड़। और यूरेशियाई देशों को 140 करोड़। दोस्तों याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हाल ही में अभी बजट लॉन्च किया गया है, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर बन सकते हैं। और दोस्तों हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस पे जो बजट लॉन्च किया गया उसकी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो पड़ी हुई है, तो आप वहां भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं डिटेल में। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में रुपेंद्र सिंह सूरी का निधन हो गया, वो किस पद पर कार्यरत थे। तो दोस्तों बात करें रुपेंद्र सिंह सूरी जी की, और ये किस पद पर कार्यरत थे। रुपेंद्र सिंह सूरी जी का हाल ही में निधन हुआ है, और ये किस पद पर कार्यरत थे। तो दोस्तों ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद पे कार्यरत थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। दोस्तों इन्होंने जून 2020 में, कब, जून 2020 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। कब सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था इन्हें, रुपेंद्र सिंह सूरी जी को। तो दोस्तों याद रखिएगा जून 2020 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया था, तो रुपेंद्र सिंह सूरी जी को, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाटा स्काई ने हाल ही में खुद को रीब्रांड किया है, नए ब्रांड का नाम क्या है। तो दोस्तों बात करें टाटा स्काई ने अपना नाम को फिर से रीब्रांड किया है, और उसका नया नाम क्या है, तो टाटा प्ले रखा है।
टाटा प्ले किसका, टाटा स्काई का रीब्रांड है, याद रखिएगा दोस्तों। हाल ही में अभी कुछ स्टेशन और शहरों के नाम भी बदले गए, तो वो भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए कुछ उनको भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसा कि झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन रखा गया है। दोस्तों याद रखिएगा, ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में बनने की संभावना हो सकती है। तो दोस्तों कवर करते हैं इस वीडियो में। तो याद रखिएगा, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या रखा गया है, वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और दोस्तों हबीबगंज रेलवे स्टेशन का भी नाम बदल के क्या रखा गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। और मध्याह्न भोजन योजना चली थी, जो मिड डे मील योजना चल रही थी, उसका भी नाम बदल के पीएम पोषण योजना कर दिया गया है, याद रखिएगा। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या किया गया है दोस्तों, तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और दोस्तों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा, ये भारत का पहला नेशनल पार्क था, और जिसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया है। दोस्तों याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो दोस्तों क्या रखा गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। और नेक्स्ट, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के क्या रखा गया है, तो बलवीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम रखा गया है। क्या, बलवीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। किसका नाम बदला गया है, मोहाली हॉकी स्टेडियम, जो पहले नाम था, अब उसका प्रेजेंट टाइम में नाम क्या बदल के रखा गया है, तो बलवीर सिंह सीनियर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों बात करें किस राज्य में कौन सा पहला देश का ये पहला जियोलॉजिकल पार्क होगा जिसको बनाने की घोषणा की गई है, तो किस राज्य में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जियोलॉजिकल पार्क बनाने की घोषणा की गई है। अब दोस्तों बात करें मध्य प्रदेश में, आपसे कहाँ पे पूछ भी सकता है, डीप में क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में किस स्थान पे। तो दोस्तों याद रखिएगा, यह भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा। कहाँ पे, जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा, दोस्तों याद रखिएगा। और मंजूरी किसके द्वारा दी गई है, तो खनन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फैक्ट आपके लिए, याद रखिएगा, नोट करते हुए चलिएगा कि भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में बनेगा, और खनन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के बारे में, तो दोस्तों मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाती है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल हो जाती है। और मध्य प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान जी हो जाते हैं। और राज्यपाल किसे बनाया गया है, इन्हें हाल ही में राज्यपाल नियुक्त किया गया है मध्य प्रदेश के, तो किसे, मंगू भाई पटेल जी को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। और मध्य प्रदेश में दोस्तों विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 230 सीटें मध्य प्रदेश में विधानसभा की हो जाती हैं, और लोकसभा की 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो 11 सीटें हो जाती हैं मध्य प्रदेश में राज्यसभा की। दोस्तों चलिए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट को जान लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो दोस्तों इन फैक्टों को ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। दोस्तों अगर बात करें भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ पे बनाया गया है, तो दोस्तों याद रखिएगा, तमिलनाडु में भारत का पहला खाद्य संग्रहालय हो जाता है। कहाँ पे, तमिलनाडु के तंजावुर में। और दोस्तों बात करें भारत का पहला लेदर पार्क, तो यह कानपुर में है। कहाँ पे, कानपुर में। और दोस्तों बात करें भारत का पहला श्रम संग्रहालय, तो केरल में है। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय तो मैसूर कर्नाटक में हो जाता है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, तो दोस्तों याद रखिएगा पटना बिहार में। अगला क्वेश्चन है कि बजट 2022-23 के तहत महत्वपूर्ण मंत्रालयों को कितना बजट आवंटित किया गया है। तो दोस्तों अभी 1 फरवरी 2022 को बजट पेश किया गया था। तो दोस्तों उसी से संबंधित प्रश्न आपके लिए ये डिटेल में लाए हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों चलिए इसको कवर करते हैं। दोस्तों अगर बात करें महत्वपूर्ण मंत्रालयों को बजट आवंटित किया गया है, तो किस मंत्रालय को कितना बजट दिया गया है, तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं। दोस्तों बात करें फाइनेंस मिनिस्ट्री को, तो 15.38 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। अगर वैसे बात करें डिफेंस की, तो डिफेंस के लिए 5.25 लाख करोड़ रुपए का, और कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक को तो 2.17 लाख करोड़ का, और रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को तो 1.99 लाख करोड़ रुपए, और होम अफेयर्स को तो 1.85 लाख करोड़ रुपये, और रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो दोस्तों इसको 1.38 लाख करोड़ रुपए, और रेलवे को तो 1.40 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं आपके एग्जाम में, तो दोस्तों ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। अब बात करें एजुकेशन और हाउसिंग अर्बन अफेयर्स को कितना आवंटित किया गया है, तो दोस्तों एजुकेशन को 1.4 लाख करोड़ रुपीज़ आवंटित किए गए हैं, और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स को तो 76.54 हज़ार करोड़ रुपए, और 89.39 हज़ार करोड़ रुपए किसे, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस को।
दोस्तों तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट 3 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल कंटेंट एनालिसिस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।